Hello everyone, welcome to Sri Raj IS. My name is Ayush Kumar. I got rank 143 in UPSC CSE 2025. In this session, I am going to talk about whether the coachings and test series are important for the preparation of civil services. On the onset of this session, I am going to tell you that I had taken the foundation course and also the test series of various coaching during the prelims examination, but I had not taken any test series for the mains examination. Whatever I had for the from the foundation for the mains, मैं उसी को कर रहा था. मैं एक्स्ट्रा कुछ मेंस के लिए नहीं लिया था. So let's talk about the coachings, how coachings are arranged in the way for the UPSC examination. So the first type of coaching is the foundation course. The second is the revision classes for prelims, and you have this third type, the revision classes for mains. Right. So first I'm going to talk about the foundation for the UPSC prelims, UPSC examination, UPSC prelims as well as for the mains. How it is done और इसके थ्रू आपको क्या क्या मिल सकता है, इसका क्या बेनिफिट्स रहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपना फाउंडेशन किसी कोचिंग से लिया था. तो फर्स्ट द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी इज़ वेरी वास्ट. सो समवन who is starting from the scratch or who has no idea about where to start, उसके लिए फाउंडेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज इन द फाउंडेशन आपको सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर पाएंगे. जो टीचर्स होंगे आपको ये बताएंगे कि सिलेबस के किस पार्ट में कौन सा चैप्टर्स आता है या कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, GS1 में क्या आते हैं, GS2 में क्या आते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन आई वाज नॉट नोइंग अबाउट कि GS1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स रहते हैं और इवन इन्वायरमेंट ये GS1 में आता है या GS4 में आता है. सो यू विल गेट टू नो अबाउट दोज थिंग्स इन द फाउंडेशन कोर्स. सेकेंड थिंग इज़ कि आपको इससे एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको किस तरीके से यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है. व्हेन यू स्टार्ट यू आर नॉट नोइंग द सिलेबस, आपको बुक नहीं पता होते, बुक्स नहीं पता होते कि कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन सा स्टैंडर्ड बुक है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक नहीं है, डेरिवेटिव बुक्स है. उसके अलावा आपको ये नहीं पता होता है कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करना है और आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एज वेल एज व्हाट इज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. ये सब आपको कुछ भी नहीं मालूम चलता है. तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन यूपीएससी से मिल जाते हैं. एंड द थर्ड थिंग दैट यू विल फाइंड और विच फाउंडेशन विल हेल्प यू इज टू गिव यू एश्योरेंस अबाउट द यूपीएससी दैट someone who is doing the foundation course that आप यूपीएससी कर सकते हैं. यूपीएससी एग्जामिनेशन कैन बी क्लियर्ड थ्रू सस्टेन्ड एफर्ट. आपको फाउंडेशन अगर कर लेते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू फॉर द रिवीजन, फॉर द नोट मेकिंग एंड हाउ टू एनालाइज द PYQs एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यूपीएससी आस्क्स. तो ये सब चीज़ के लिए आपको मिल जाते हैं. इसमें सबसे पहले जब आपको सब्जेक्ट की बात होती है सिलेबस में, तो आपको उसमें क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है एंड कितना नहीं पढ़ने होते हैं. तो इसमें अगर आप देखें तो देयर आर सब्जेक्ट्स, राइट. So you will get to know what to read, how much to read, it, and what not to read. And this is very important क्योंकि ये आपको सिलेबस इतना वास्ट हो जाते हैं एंड द रिसोर्सेज दैट यू will find in the market or anywhere if you ask some toppers or some anyone who is preparing for this, वो आपको ये पार्ट नहीं बताते हैं. उन्होंने आपको ये बताया कि अच्छा पॉलिटी के लिए आप ये कर लो, इकोनॉमी के लिए आप इनका पढ़ लो, आप इन्वायरमेंट के लिए इनका पढ़ लो और साइंस एंड टेक के लिए आप किसी दूसरे का पढ़ लो. लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि इसे इस चीज़ को आप अवॉइड करो. तो वो आपको फाउंडेशन कोर्सेज में इजीली मिल जाते हैं. इसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज में क्या होते हैं कि जब भी आप लेट सपोज कि देयर इज समथिंग ज्योग्राफी में अगर एक टॉपिक चल रहा है एंड द टॉपिक इज अबाउट रॉक्स.
सो इन दिस टॉपिक एक क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स. So while doing this topic, you will get to solve the PYQ of related to the primary rocks जो यूपीएससी ने पूछा था अपने मेंस के एग्जामिनेशन में. उसके अलावे अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का ले लेते हैं, जैसे अगर मैं पॉलिटी का लेता हूँ, तो पॉलिटी में इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें आपको ये रियलाइज़ हुआ कि 2025 में इन्होंने इस पर एक जो क्वेश्चन पूछा था, और इट वाज अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बिटवीन पार्डनिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ यूएसए. तो वो आपको ये स्टैटिक पोर्शन में चला जाता है. जब स्टैटिक पोर्शंस में आप चले जाते हैं तो यू विल गेट टू नो अबाउट एंड यू विल ट्राई टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द क्लास ओनली. तो ये हो जा रहे हैं. देन you will get to know about, like if you are doing foundation offline, then आपको आपके peers मिल जाएंगे. और इसमें peers का होना बहुत ही important है, क्योंकि peers would be the one जिसके साथ आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन जर्नी कर रहे होंगे. यूपीएससी प्रिपरेशन के समय में यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट मोर फ्रेंड्स, बट आपको ये डिसाइड होंगे करने कि किसके साथ आपको कैसे कितना इंट्रैक्शन रखना है, किसको अपने दोस्त बनाने हैं और किसको इग्नोर करना है. तो ये सब आपको उसमें मिलेंगे. ये सब के अलावे आपको फाउंडेशन कोर्सेज में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, लाइक हाउ टू इंटीग्रेट करेंट अफेयर्स और व्हाट टू रीड इन द करेंट अफेयर्स विथ योर स्टैटिक पोर्शन. So you must all be knowing that if someone is doing foundation for the UPSC, he would be studying about the static portion only. क्योंकि फाउंडेशन करंट अफेयर आपके चेंज होते ही रहते हैं. आज आपने कुछ और पढ़ा, एक साल बाद करंट अफेयर उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और होगा. इंडिया बांग्लादेश के बीच में अगर कोई रिलेशन आज से 2 साल पहले था, तो वो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं. उसमें जो करेंट relationship between India and Bangladesh is there, that is not same as what was there 2 years before. तो लेकिन स्टैटिक पोर्शन में आपको अभी भी रहेगा. अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही रिवर शेयरिंग डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या कोई एग्रीमेंट सही से नहीं बन पा रहा है, तो दैट बिकम्स द पोर्शन ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन विच यू विल बी लर्निंग इन द फाउंडेशन कोर्सेज. सो हाउ कैन यू इंटीग्रेट योर करेंट अफेयर्स विथ द स्टैटिक पोर्शन दैट यू विल गेट टू नो इन द फाउंडेशन कोर्सेज, राइट? तो ये इसका जो समरी ये होता है कि व्हाट यू हैव टू ग्रास्प इन द फाउंडेशन कोर्स सो दैट इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको उसमें से क्या समझ में आएगा, क्या नहीं आएगा समझ में, आपको कैसे फाउंडेशन कोर्स को करना चाहिए, सो दैट इट मस्ट बी इट विल बिकम बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? सो सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन कोर्स से, जो मैं शुरू से ही बता रहा था कि सिलेबस डिकोडिंग आपको करना है. Right, you have to identify what are the key terms in the syllabus. You have to identify what have been the UPSC क्या क्या उस की टर्म से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. उसके अलावा कौन से डायमेंशंस पर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ये सब आपको फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा. जो भी डायमेंशन पर अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो उससे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन एंड दैट यू विल बी लर्निंग इन द फाउंडेशन कोर्स एंड द टीचर्स विल guide you in that direction only, that they will teach you in that direction only. Second thing that you will have to identify is the important areas. Like if someone is reading history, then in history अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से मैं बात करूँ, तो फाउंडेशन कोर्स में ही ये आपको रियलाइज़ होगा और आपको बताया जाएगा कि मिडाइवल हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, इवन इन द प्रीलिम्स एज वेल एज इन द मेंस. रेयरली दे विल आस्क यू 1 to 2 क्वेश्चन. सो दीज एरियाज, एंड व्हेन द टीचर is teaching you medieval history, then you will be knowing and he will be telling you कि say medieval history say these are the, if you know the broader themes of the medieval history, no, most of the questions will be solved. This will be taught in the class. So you have to identify the important areas. Then again you need to get the directions. इसे आपको इसमें again what to study, how to study, and what not to study.
ये तीनों चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। देन द ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यू विल बी मोस्ट प्रोबेबली गेटिंग टू नो। ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, राइट। और इसके अलावा आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं वो आपके दोस्त मिल जाएंगे, और इन्हीं दोस्तों के थ्रू आपको मालूम चलेगा कि से प्रिपरेशन कितना टफ है, कितना इजी है, वो किस इशू से लाइफ में और प्रिपरेशन के दौरान उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और विद दैट इशूज इज ऑल्सो यू आर ऑल्सो फेसिंग दोज काइंड ऑफ इशूज और नॉट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल बी ग्रास्पिंग in the foundation course of uh, foundation courses of any coaching, or if you are trying to take the foundation course. So these are the things. So the basic thing about foundation is that what you have to avoid in the foundation course, right? So let's suppose कि आप foundation कर रहे हैं, and if you see the syllabus as well as if someone has decoded the syllabus for you, और अपने से आपने किया है, उसके static portion में अगर आप देख जाते हैं, तो then you will realize कि foundation course should not be more than it should not be more than 10 months. मैं इसलिए इसको मैं 10 मंथ बता रहा हूँ क्योंकि 10 मंथ में लेट सपोज किसी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी फुल टाइम, तो अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो यू विल अटेंडिंग 2 क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस एज वेल एज रीडिंग द नोट्स अबाउट इट। आप सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या कहीं पर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे होंगे। इसके अलावा यू विल बी फोकसिंग ऑन ऑप्शनल ऑल्सो, राइट। तो उसमें 2 क्लासेस ऑन पर डे, 5 डे अ वीक। 10 महीने से ज़्यादा कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं जाना चाहिए। अगर 10 महीने से बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कोर्स जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसे दे आर गोइंग इन टू दोज पार्ट ऑफ द सिलेबस विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ऐसे डायमेंशंस को दिए जा रहे हैं जो यूपीएससी के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। लेट सपोज कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि ईपीएफओ में ईपीएफओ का क्या स्ट्रक्चर है और हाउ डज ईपीएफओ वर्क्स। सो फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। यूपीएससी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द ईपीएफओ, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, या ऑन इन प्रीलिम्स ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस उस पर बने, लेकिन उसके लिए आप उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू हैंडल कर सकते हैं जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा, rather देन गोइंग इनटू द वन क्लास फॉर जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ विच यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू टच। ये सब हो गया कि आपको वो 10 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर द फाउंडेशन कोर्स इज दैट इसमें जो टीचर्स हैं और जो फैकल्टीज हैं, उनके पास आपका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। लेट सपोज कि आपको इंडियन सोसाइटी किन्हीं किसी टीचर ने पढ़ाया, और इंडियन सोसाइटी इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू स्टडी, और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आ रहा है, एंड टू क्लियर दैट डाउट, लेट्स सपोज किसी आपको इंडियन सोसाइटी किसी सोशियोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया, और इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके पास एक कोई दूसरा डाउट क्लियरिंग गाइड आपके पास अवेलेबल आपको दिया जा रहा है कोचिंग की तरफ से, देन मोस्टली यू विल नॉट बी एबल टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि आपको क्लास में क्या हो रहा है, उसमें से आपको क्या डाउट बन रहा है, एंड हाउ थ्रू द क्लास ओनली यू कैन सॉल्व दैट द डाउट। तो इस बात के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी फैकल्टीज़ आपके क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ आपका डायरेक्ट उनके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक एग्जिस्ट करना चाहिए, विद थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मोबाइल नंबर और थ्रू ईमेल, दैट शुड बी एग्जिस्टिंग, एंड ऑल द डाउट्स दैट you have after the classes that gets answered in the class, in the next class if you are asking them, or they can answer that during uh, on the WhatsApp or whatever means of communication that you are using, right? इसके अलावे आपको थर्ड चीज़ पर just a minute. The third thing that you have to keep in mind while doing the foundation class is that they are not giving you bulky notes. मैंने बताया कि 10 महीने से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें टीचर आपको बहुत ही ज़्यादा बल्कि नोट्स दिए जा रहे हैं
और उसका सही से डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेट सपोज कि से वो 2 आवर का क्लास है, 2 आवर के क्लास के बाद आपको जो सजेस्टेड रीडिंग दी जा रही है वो 6 आवर्स की दी जा रही है। तो उस 6 आवर्स में आप उस सजेस्टेड रीडिंग को पढ़ेंगे या आपके क्लासेस में जो हुए थे, क्लास में जो भी डाउट आ रहा था उसको आप पढ़ेंगे। इट माइट हैपन दैट द पेस ऑफ एवरी स्टूडेंट इज नॉट सेम। तो जो टीचर होते हैं वो एक एवरेज पेस पर पढ़ा रहे होते हैं। तो इफ़ देयर आर सम स्टूडेंट जो जिनका पेस स्लो है, उनके लिए 6 आवर का रीडिंग, देन वट एवर हैज़ बिन टॉट इन द क्लास उसका नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आर बीइंग टॉट इन द क्लास, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो नॉट ओनली यू हैव टू फोकस ऑन कि से आपको 10 महीने की क्लास से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन कि से वहाँ से हमको बहुत ही ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। ये सब हो जाने के बाद these are the things, that broader things that you have to keep in mind. The second and the next thing that you have to keep in mind is that you are not attending the class. Just a minute. तो आपको इसमें आई वाज सेइंग कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। आपको अपने हर्ड हर्ड मेंटेलिटी को अवॉइड है करना। हर्ड मेंटेलिटी को अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि हर एक पर्सन का डिफरेंट अप्रोच होता है टुवर्ड्स क्लियरिंग यूपीएससी, एंड एवरीवन स्ट्रैटेजी, जो जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं 900 टू 1000 के आसपास में, सबकी स्ट्रैटेजी काम करती है। सिमिलरली इफ वन समवन हैज़ डन फाउंडेशन फ्रॉम सर्टेन कोचिंग, तो उसके लिए वो कोचिंग सर्टेन टाइम पर सुटेबल थी। अभी ऐसा हो सकता है कि से वो कोचिंग किसी दूसरे पर्सन के लिए रिलेवेंट ना हो। तो मैं जिस कोचिंग से किया हूँ फाउंडेशन कोर्स, इट माइट बी पॉसिबल दैट दैट कोचिंग और दैट इंस्टीट्यूट इज राइट नॉट रेलेवेंट फॉर यू गाइज। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान होता है रखना कि आप हर्ड मेंटेलिटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हर्ड मेंटेलिटी बहुत बार लोग इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स, दे आर वेरी चीप, दे विल प्रोवाइड यू सेम टाइप ऑफ कंटेंट एट वेरी लेस प्राइस। तो ऐसा लगता है कि से उस प्राइस को और उस पैसे को बचाने के लिए हम उस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी इजियर ऑन आवर पॉकेट टू हैंडल दैट एक्सपेंस। लेकिन उसमें आपको इस बात का ध्यान है रखना कि से द मोर चीप अ कोचिंग इज, मोस्ट प्रोबेबली द टाइप ऑफ कंटेंट दे हैव वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। का टाइप ऑफ कंटेंट आपके पास नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि उसमें जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर लेट सपोज किसी क्लास में 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो 500 स्टूडेंट अगर डायरेक्टली उस टीचर से कांटेक्ट करें तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट टीचर टू क्लियर द डाउट्स ऑफ एवरीवन। तो उसके लिए एक अलग से टीम डिज़ाइन हो जाती है और उस टीम के थ्रू आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं दैट टीम स्टार्ट्स टू सॉल्व द डाउट। तो to keep the model of this business model, to sustain this business model, what coaching does is कि number of candidates, number of aspirants in a single batch, they increase to very large number। उस कारण से prices को decrease कर देते हैं और इस price के decrease होने के कारण you do not have quality। इस क्वालिटी के बाद आपके पास एक्सेसिबिलिटी गायब हो जाती है। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू आर डूइंग फाउंडेशन कोर्स। क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वाज डूइंग फाउंडेशन कोर्स ऑफ इथिक्स, एंड इन इथिक्स आई वाज टॉट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इथिक्स। So in 2024, I got 110 marks in physics ethics, and I was not very happy with जो 110 नंबर मुझे आए थे। So for the next year, I changed my whole strategy. I started to read ethics from a different teacher, and I got 123 that year in 2025। सो बट जब मैं पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी चेंज किया, अपना टीचर चेंज किया, अपना पूरा का पूरा कोर्स चेंज किया फॉर इथिक्स, आई स्टिल रिमेंबर the definition of ethics that I was taught in the foundation course, which through which I had scored 110। तो it is very necessary कि इसे उस समय में आपको जो भी मोल्ड किया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको ले जाया जा रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत ही अच्छा है, दैट इज ऑफ द गुड क्वालिटी। अगर उसका क्वालिटी ख़राब होता है तो इट विल ड्रैग योर जर्नी थ्रू द कंप्लीट
जितना भी आप 3 साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 4 साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको डिफिकल्टी लेवल कितना उसमें करवाया गया था फाउंडेशन के समय में, या आपको यूपीएससी के बारे में जो बेसिक आइडिया दिए जा रहे हैं, वेदर यू कैन क्लियर यूपीएससी और नॉट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, राइट। सेकेंड इज के teachers and the large batch size, right. These are the things that you have to avoid, the four things that I have told you. Coming to, we will move to the next portion, that the whether what test series that you need to adopt, और प्रीलिम्स के लिए आपको कौन से टेस्ट सीरीज के लिए लेनी चाहिए, मेंस के लिए आप कौन से टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और कैसे आपको उसके थ्रू अप्रोच उसका क्या होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग सम कोचिंग, व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स फॉर डिसाइडिंग द टेस्ट सीरीज, वेदर यू शुड टेक इट और यू शुड नॉट टेक इट, राइट। So no, before okay, before moving to the test series part, I am going to go into the revision for prelims as well as the mains. So after doing the foundation course, जब prelims शुरू होता है तो prelims से 3 महीने पहले और mains और prelims के बीच में जो दोनों के बीच में जो गैप होते हैं 3 महीने का, उस समय में आपको करना चाहिए या नहीं, या अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए और किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप रिवीजन शुरू करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मिलेगी, जो या तो वो सब्जेक्ट वाइज करवा रही है अपना रिवीजन, लाइक हिस्ट्री का रिवीजन अलग हो रहा है, किसी एक टीचर करवा रहे हैं, या कोई एक कोचिंग वाला करवा रहा है, इकोनॉमी का कोई और करवा रहा है, और पॉलिटी का कोई और करवा रहा है, राइट। देयर वुड बी सेकेंड टाइप ऑफ कोचिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिवीजन फॉर द प्रीलिम्स। वो होगा कि आपका क्विक रिवीजन क्लासेस होंगे। क्विक रिवीजन क्लासेस क्या होता है कि जो भी आपने फाउंडेशन में किया है और थ्रू द ईयर आपने जो भी पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, और उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज डिसाइड किए जाते हैं कि अच्छा दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर लास्ट सम ईयर्स, एंड यूपीएससी माइट आस्क यू सम क्वेश्चन, और उसमें ये भी बताया जाता है कि व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, और उसमें आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ पर नहीं फोकस करना चाहिए, ये सब हो गया। देन देयर आर सम क्लासेस रिलेटेड टू करेंट अफेयर क्लासेस, कि कोई कोचिंग वाले हो सकते हैं ऐसे जो सिर्फ करंट अफेयर पर फोकस कर रहे हो, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर के वाले अलावा आपके पास जो क्लासेस आ जाएंगे, वो आ जाते हैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यू एनालिसिस। इस बेसिस पर क्लासेस किए जाते हैं। तो इसमें आपको डिसाइड होते हैं करने कि से वेदर यू वांट टू टेक द क्लास ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन, और डू यू नीड क्विक रिवीजन क्लासेस और करेंट अफेयर क्लासेस। देयर आर एमसीक्यूज और पीवाईक्यू क्लासेस, एंड देयर इज अनदर मैपिंग क्लासेस। मैपिंग क्लासेस में आपको ज्योग्राफी के मैपिंग्स रहते हैं, एज वेल एज हम इंटरनेशनल रिलेशन के मैपिंग्स रहते हैं, राइट। और ये फाउंडेशन के समय में आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी का मैपिंग किया जा सकता है, बट फॉर द मैपिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यू नीड, और यू कैन अटेंड क्लासेस ड्यूरिंग द रिवीजन फॉर फिल्म्स, राइट। ये सब अगर हो जा रहे हैं, देन जैसे आई एम गोइंग टू गो इन टू हाउ द सब्जेक्ट वाइज क्लासेस इट माइट हेल्प यू, और हाउ वेदर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। तो जब मैं फाउंडेशन अपना कंप्लीट किया था, तो फाउंडेशन के बाद हमको जब मुझे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना था, तो आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स पेपर और प्रीलिम्स रिवीजन। सो लेट्स सपोज कि से आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आप पॉलिटी उठाते हैं, तो पॉलिटी के उठाते ही आपको ये नहीं मालूम चलेगा जो फाउंडेशन में आपके नोट्स हैं, वेदर हाउ मच दैट इज रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स पेपर, एंड हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड बेस्ड ऑन वट एवर यू हैव स्टडीड राइट नाउ। इसके लिए पॉलिटी में लेट्स सपोज कि से आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है वो नहीं पता है, और आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके बारे में किस एरिया में इंफॉर्मेशंस आते हैं, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। इवन अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं,
तो लक्ष्मीकांत को किस तरीके से पढ़ना है फॉर प्रीलिम्स, ये आपको प्रीलिम्स के रिवीजन क्लासेस में आपको बताए जाते हैं. सिमिलरली इफ़ वी मूव इनटू द ज्योग्राफी पोर्शन, सो इन ज्योग्राफी पोर्शन यू विल बी गेटिंग टू नो कि आपको एनसीईआरटीज़ को कैसे अप्रोच करना है. आपको इसमें अगर कुछ करेंट अफेयर्स में आए हैं, लेट्स कोई डिजास्टर आया है इसमें, या कोई अर्थक्वेक लाइक इवेंट आया है, या देयर हैज़ बीन सम प्लेसेस विच हैज़ बीन न्यूज ड्यू टू द जोग्राफिक रीजन, तो वो सब आपको इसमें बताया जाते हैं. आप अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करता हूँ, तो इन्वायरमेंट में अगर कोई पॉलिसी नया आया है, देयर हैज़ बीन सम समिट्स और मीटिंग्स लाइक इसमें आपको कॉप्स आ जाते हैं, या तो ये सब चीज़ आपको इसमें कॉप में क्या क्या हुआ था, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, और व्हाट हैज़ बीन द आउटकम ऑफ दिस कॉप, और आपको कितना डीप में जाना है, कितना सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन पर रहना है, ये सब आपको जब रिवीजन क्लासेस फॉर प्रीलिम्स कर रहे होंगे तब आपको ये सब बताई जाती है. इसी तरीके से अगर हम साइंस एंड टेक का देखें, तो साइंस एंड टेक में इफ़ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स इन द लास्ट 10 years, तो देयर आर टू एरियाज वेयर साइंस एंड टेक क्वेश्चंस आर आस्क्ड. एक तो के स्टैटिक पोर्शंस रहते हैं जो आप आपने अभी तक पढ़ा है अपने फाउंडेशन कोर्स में जो जो किया है, उसके अलावा जो कुछ कॉमन सेंस के थ्रू जिस क्वेश्चंस को किए जा सकते हैं, लाइक लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन यूएवीज, और उस यूएवी के क्वेश्चन को करने के लिए नहीं आपको स्टैटिक पोर्शन की ज़रूरत थी और नहीं करंट अफेयर की ज़रूरत थी. दैट कुड हैव बीन डन बाय यूजिंग सम कॉमन सेंस एंड सम इलिमिनेशन टेक्निक, राइट. यू आर देयर, एंड देन देयर आर सम करंट अफेयर्स, and this current affair that you will be getting to know in the revision classes of science and tech, right. Similarly, if we move into the IR portion, तो IR पोर्शन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या लोकेशन ये सब जो रहते हैं, ये कम्प्लीटली करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं. तो जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट योर करंट अफेयर विथ योर स्टैटिक पोर्शन. इससे क्या होगा कि करंट अफेयर में जो भी चीज़ हो रही थी, एट लीस्ट यू विल बी गेटिंग टू नो व्हाट हाउ दैट इवेंट और दैट न्यूज, वो कुछ भी स्टैटिक पोर्शन से कैसे रिलेवेंट है. लेट सपोज कि आपसे अगर यूनाइटेड नेशन की किसी बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो यूनेस्को वाज इन द न्यूज़, नॉट यूनेस्को इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट सिक्योरिटी काउंसिल में किसी रीजन से कुछ हुआ, उसमें देयर हैज़ बीन किसी मेंबर का इलेक्शन हो गया, किसी मेंबर का आगे इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैज़ बीन इन द न्यूज़, राइट. और इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू बिकम द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. वो कैसे इलेक्शन होते हैं, कब इंडिया पार्ट इससे पहले बना है, या कब नहीं वो बन सकता है, ये सब बात आपको आईआर के क्लासेस में ये सब मालूम चलेगी, और यू विल बी एबल टू गेट एन ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. ये सब के बाद में मैं बात कर रहा था कि क्विक रिवीजन क्लासेस, तो क्विक रिवीजन क्लासेस में क्विक रिवीजन क्लासेस में क्या होते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक पोर्शन है, इसमें से पीवाई क्यू क्या क्या इसमें पूछे गए हैं, और नए नए इसमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज जब अप्रोच है करना, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल है करना, ये क्विक रिवीजन क्लासेस में आपको मोस्टली बताया जाते हैं. जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन रहते हैं करते हुए, तो फॉर द होल ईयर यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी मेंस. वो यूपीएससी मेंस के लिए इसलिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं करते हुए, क्योंकि दैट इज़ द थिंग विच विल गेट यू अ रैंक, और हाउ यू आर राइटिंग योर आंसर्स, दोज आर द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग थ्रू आउट द होल ईयर. तो उस होल ईयर में आपको जो प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी रहता है वो बहुत ही कम होता है. यू विल बी नोइंग कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द गवर्नर, लेकिन उस चीज़ को प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं. इवन इफ वी आर गेटिंग सम ऑफ द फैक्ट्स इन द मेंस आंसर राइटिंग एज रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट फॉर द प्रीलिम्स ऐसा होता है कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो कंसेप्ट आपके वैसे मेंस से हो जाते हैं क्लियर, मेंस के जब आप स्टडी कर रहे होते हैं. स्टिल थ्रू दैट कंसेप्ट ऑल्सो हाउ यू आर एबल टू, और हाउ यूपीएससी कैन
can frame a question on that concept that you will be getting to know in the quick revision classes. जैसे अगर मैं ज्योग्राफी का बात करूँ तो ज्योग्राफी में इफ़ यू सी द इंडियन ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, उसमें एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में दुआर्स ऑफ असम की बात की गई है। जब दुआर्स ऑफ असम की बात की गई है तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एंड दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द ज्योग्राफिक कंडीशन ऑफ द दुआर्स ऑफ असम। और उस रीजन से जो असम के एरिया में है वो टी का कल्टीवेशन होता है। तो जब आप उसको पढ़ रहे होंगे, क्विक रिवीजन जब आप उसका कर रहे होंगे, देन यू विल बी रियलाइजिंग और द टीचर्स विल टेल यू कि अगर आपसे पूछा जाए कि टी के कंडीशन, ग्रोइंग कंडीशन में क्या क्या आते हैं, तो दैट वुड बी एग्जैक्टली द सेम जो दुआर्स के ज्योग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन जो दुआर्स में प्रेजेंट है, राइट। सो you will be learning all those things in the quick revision classes. And again, you might be doing weekend, there are some weak subject of yours which might be scoring in nature, like you have polity, geography and economy. These are the subject which are very scoring. About 45 to 48 questions are asked every year. जब इतने क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं और आपका ज्योग्राफी अगर वीक है और आपका इकोनॉमी वीक है, तो ये सब आपको एक रिवीजन क्लासेस में यू कैन ईजिली हैंडल इट। सिमिलरली जो करंट अफेयर्स क्लासेस रहते हैं, तो करंट अफेयर्स क्लासेस में यू विल बी गेटिंग टू नो कि से कौन से करंट अफेयर रिलेवेंट है, कौन से करंट अफेयर को आप वो नॉइज है, आपको कौन से करंट अफेयर के मैगजीन्स को पढ़ने हैं, कौन से करंट अफेयर को मैगजीन को नहीं पढ़ना है। एंड मोर देन दैट यू विल बी गेटिंग टू नो कि अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड आप क्लास कर रहे हैं प्रीलिम्स फॉर प्रीलिम्स, राइट। तो इसमें आपको ये मालूम चलेगा कि इसे कितना इंफॉर्मेशन, हाउ मच डेप्थ, depth is necessary. Second thing that you will be getting to know what to skip. What to skip में आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि एंशियंट मोनूमेंट रिलेटेड एक एक्ट है इंडिया में। उस एक्ट, लेट्स सपोज कि दैट वाज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ सम अमेंडमेंट विच वाज डन, लेकिन वो यूपीएससी के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं है, ये आप जब करंट अफेयर क्लासेस करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि वेदर आई हैव टू स्टडी दैट और आप उसको स्किप करना है, हाउ मच डेप्थ हो गया। और मोर देन दैट यू विल बी गेटिंग एक्सपोजर टू डिफरेंट टॉपिक्स in the current affair classes. And in the current affair classes, when you are getting exposure to different topic, that will be from the static, and then it will be relevant how the current affair is relevant to the static portion of that topic, right। ये हो गया आपके। देन कमिंग टू द रिवीजन क्लासेस फॉर द मेंस, उसके लिए जो कोचिंग क्लासेस होते हैं उसमें हाउ इट इज़ डिजाइंड और उसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं। आपने पूरा जब प्रिपरेशन एक साल से कर रहे थे, जब आप रिवाइज कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वी आर डूइंग और राइटिंग द आंसर्स टू, दैट वाज फॉर द मेंस। सो अब जो 3 महीने का गैप होता है मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, तो उस समय में यू हैव टू स्टार्ट कंसोलिडेटिंग ऑन द थिंग्स। आपको जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहे हैं उस चीज़ को स्टैटिक पोर्शन में इंटीग्रेट होता है करना। स्टैटिक पोर्शन का कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उस चीज़ का आपको रिवीजन होते हैं करने, एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। तो उस समय में आपको करंट अफेयर जब रिवीजन क्लासेस अगर आप मेंस के लिए रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका स्टैटिक का अच्छे से रिवीजन हो जाता है। इस स्टैटिक के रिवीजन में यू ऑल्सो गेट टू ऐड सम डेटा पॉइंट्स। ये बहुत ही रिसेंट रहते हैं, लास्ट 1 ईयर में जो भी इंडिया के हेल्थ पैरामीटर्स है, एजुकेशन पैरामीटर्स है, तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग द स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन, यू विल बी एडिंग द रिसेंट डेटा पॉइंट्स थ्रू दिस रिवीजन क्लासेस। इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, ये आपको इसमें मालूम चलते हैं।
पूरा साल जो हो रहा होता है उसका कंसोलिडेशन आपको इस रिवीजन क्लासेस से मिल जा रहा होता है। अगर हम लोग इंडियन ऑयल सिक्योरिटी का बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन इन इंटरनेशनल रिलेशन कि इंडिया का जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज है, इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के टुवर्ड्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन और दैट इंश्योर्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमको अपने फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिज़ाइन करने हैं सो दैट वी कैन इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। तो दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द करंट अफेयर, क्योंकि उस करंट अफेयर में हम लोग रसिया से ऑयल परचेज कर रहे थे और हमारा मिडिल ईस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज में भी जो हमारे कंट्रीज के वहाँ के कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप है, दैट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी इंपोर्ट, व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो उस पूरा साल में आपको ये बताया जा रहा है कि रशियन ऑयल का जब हमारे यहाँ आ रहा है तो उस पर यूएस का क्या रिएक्शन है और हाउ वी आर मैनेजिंग आवर एनर्जी रिसोर्सेज। और उसी में उसका जो कंसोलिडेशन पार्ट था, दैट वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ GS2, राइट। इसके अलावा आप इस समय में जब रिवीजन क्लासेस फॉर मेंस कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग फाउंडेशन और ड्यूरिंग द होल ईयर ऑफ प्रिपरेशन यू माइट हैव लिफ्ट सम ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे इथिक्स आपने नहीं पढ़ा है और आपने इससे नहीं किया है सही से, आपने इंडियन सोसाइटी को छोड़ दिया था, तो ये सब चीज़ों को भी अदर सब्जेक्ट्स लाइक इथिक्स, एसे और इंडियन सोसाइटी, आपने इस सब सब्जेक्ट को इसलिए भी छोड़ दिया होगा क्योंकि दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स। तो जब आप पूरा साल प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय में ऐसा हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे थे और प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों का जो कॉमन चीज़ आ रही थी उसको आप पढ़ रहे थे, तो एथिक्स को आपने छोड़ दिया, ऐसे को आपने छोड़ दिया या इंडियन सोसाइटी को आपने छोड़ दिया था। तो जब ये रिवीजन क्लासेस आप मेंस का कर रहे होते हैं तो उस 3 मंथ के ड्यूरेशन में यू कैन ऑल्सो गेट इनटू द स्पेसिफिक रिवीजन क्लासेस फॉर दीज सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये सब के अलावा मैं अगर बात करूँ कि से what you should avoid doing mistakes for all these coaching classes is that आपको कोई भी क्लास अगर कर रहे हैं तो यू शुड नॉट टेक दैट वेरी लाइटली। आपने अगर उसमें पैसा दिया है, इवन इफ यू हैव नॉट पेड फॉर इट, एट लीस्ट यू शुड बी गिविंग फुल टाइम टू इट। मैं इसलिए वो बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी क्लासेस आपको करवाया जा रहा है, जहाँ से भी आपको पढ़ाया जा रहा है, एवरी टीचर इज़ कम्पिटेंट इनफ टू नो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। जब आप वो सिलेबस को जान रहे होते हैं तो वो जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे आर टीचिंग यू आर रेलेवेंट। वो ऐसा नहीं होता है कि रैंडम चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट वंस यू गेट इनटू द प्रिपरेशन और इनटू द फाउंडेशन क्लासेस ऑफ दीज थिंग्स, यू विल फर्स्ट गेट टू नो द सिलेबस एंड थ्रू द सिलेबस यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि वेदर यू हैव टू रीड दैट और नॉट। तो फाउंडेशन को आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको उसको सीरियसली लेना है। सेकेंड थिंग दैट पीपल मेक मिस्टेक अबाउट इज नोट मेकिंग। लोग फाउंडेशन के नोट्स को बनाते ही नहीं है। उसका नहीं बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं और एवरीवन विल टेल यू दैट यू शुड हैव योर ओन नोट, बट इन द फाउंडेशन क्लासेस व्हाट हैपेंस इज यू विल बी गिवन द नोट्स बाय द बाय द टीचर्स। आपको क्लास में देयर माइट बी डिक्टेशन और दे माइट बी गिविंग यू द नोट्स आफ्टर द क्लास or before the class, and you have to study that and then he will be discussing the things that has been given in the notes। तो उस कारण से हम लोग अपना नोट्स नहीं बनाते हैं। तो अगर आप अपना नोट नहीं बना रहे होते हैं तो व्हाट यू आर मिसिंग इज कि आप अगर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप डायरेक्टली मिस कर रहे हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे अभी भी एथिक्स कीवर्ड का जो डिफिनेशन है वो मुझे अपने फाउंडेशन क्लास के याद है। इवन आफ्टर आई हैव चेंज्ड द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर द एथिक्स दैट आई हैड लर्नड इन द फाउंडेशन क्लासेस। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपको वहाँ पर मिस कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग, यू विल नॉट हैव एनीथिंग फॉर रिविजन। सो आप फाउंडेशन क्लास में आपका डेली 2-2 घंटा का अगर कोई क्लास हो रहा है तो 4 घंटा आपके इसमें जा रहे हैं, 2 घंटा आप फाउंडेशन ऑप्शनल का अगर ले लें, 2 आवर ऑफ ऑप्शनल, तो आपके 6 घंटा इसमें चले गए, 6 आवर्स, एंड 1 आवर ऑफ न्यूज़पेपर। तो
तो ये सब मिला करके आपको लगभग 3 घंटा के आसपास में बच रहा होता है। तो इस 3 घंटे में आपने जो भी क्लास में किया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, दैट यू हैव ग्रास्प्ड एज वेल एज व्हाट द टीचर हैज गिवन यू, व्हाट इज द गैप बिटवीन व्हाट यू हैव लर्नड वर्सेस व्हाट द टीचर हैज टॉट यू, वो इस नोट्स के थ्रू ही मालूम चलेगा। आपने क्लास में नोट्स बनाया, उसके बाद आपने कुछ समझा, वंस अगेन जब आप अपने जो भी नोट्स है उसके थ्रू जाते हैं, देन यू विल रियलाइज कि से अच्छा दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव मिस्ड इट एंड राइट नाउ आई नीड टू लर्न इट, राइट। इसके अलावे द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल डू, नोट उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आपने जो भी फाउंडेशन में पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। फाउंडेशन में आपने प्राइमरी रॉक्स के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था, एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इट माइट हैपन दैट अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दैट थिंग ओनली, बट यूपीएससी हैज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक कि भोजपुर रीजन ऑफ बिहार में मानसून को पुरवैया क्यों बोला जाता है और उसके कारण वहाँ के कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल आर द थिंग्स दैट यू विल नॉट बी लर्निंग इन द फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स को सीरियसली आपको इसलिए लेना है सो दैट यू कैन गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, आपको सिलेबस डिकोड हो जाए, आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, आपको ये मालूम चल सके कि से आपको कितना पढ़ने हैं और कितना नहीं पढ़ना है। उसके अलावे आपके जो पीयर्स बन रहे हैं वो सब हो जाए, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you should get confidence through the foundation course that UPSC can be cleared in 2 to 3 attempts। उससे ज़्यादा में भी बहुत सारे इश्यूज अगर आ रहे हैं, बहुत बार प्रीलिम्स नहीं हो पाते हैं तो मेंस में कुछ चैलेंज है, दैट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन द स्टार्ट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट यूपीएससी कैन बी क्लियर्ड इन 1 or 2 अटेम्प्ट, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए और कितना करना चाहिए, राइट। सो फॉर टेस्ट सीरीज के लिए इसमें 3-4 टाइप के आप टेस्ट सीरीज होते हैं। जैसे एक तो हो जाता है आपका कि फुल ईयर टेस्ट सीरीज हो गया, दूसरा टेस्ट सीरीज आता है प्रीलिम्स के टाइम में टेस्ट सीरीज, एंड दीज आर कंडक्टेड मोस्टली, this can be full year test series as well as this can be only during 3 or 4 months of prelims preparation, and the third one is mains test series between prelims and mains, राइट। दीज आर द, अब अगर मैं फुल ईयर टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो फुल ईयर टेस्ट सीरीज जनरली स्टार्ट्स इन जनवरी फरवरी के आसपास में होते हैं और वो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स तक। और अगर आप मेंस के लिए बात करें तो मेंस ईयर का जो फुल ईयर मेंस के लिए जो फुल ईयर टेस्ट सीरीज शुरू होता है वो जनरली स्टार्ट्स इन जून टू जुलाई, और उसके बाद वो फिर से कंटिन्यूस 1 साल चलता है टिल द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल हैव 3 months ऑफ गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, और उसमें एक नया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाता है, राइट। तो फुल ईयर में अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो इट विल बी इन द स्टार्ट इट इज़ मोस्टली वीकली। ये वीकली से रखा जाता है क्योंकि आपको एक सिलेबस का एक पोर्शन उस समय में दिया जाएगा, कुछ करेंट अफेयर्स का उस वीक में जो भी हुआ है वो आपको दिया जाएगा और प्रीवियस मंथ का आपको दिया जाएंगे और उससे इससे क्वेश्चंस रहेंगे। वाई दिस इज डन इज प्रीलिम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट स्टेज ऑफ द preparation, about 95% 96% of the people is not able to qualify the prelims stage only। तो उस समय में बहुत बार कॉन्फिडेंस का इशू होते हैं एंड वी डू नॉट नो हाउ टू comprehensively स्टडी अ सब्जेक्ट। उसके लिए ये फुल ईयर टेस्ट सीरीज किए जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर मेंस का मैं बात करूँ तो ये जो फुल ईयर टेस्ट सीरीज होते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या होता है कि इसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक, then it goes to intermediate level, right, and then it moves to advanced level। तो शुरू के 2 से 3 मंथ में आपको बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, और
आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को डिस्कस करें। दीज आर द सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। देन यू मूव टू द इंटरमीडिएट लेवल एंड देन यू मूव टू द क्वेश्चंस एट द एडवांस लेवल, जहाँ पर आपको ये मानसून को पुरवैया क्यों बोला जा रहा है, या इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, और वो हमारे करेंट कौन कौन से प्रिंसिपल्स को टैकल करता है और कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर वो डिपेंडेंट है, राइट। तो दोज आर द क्वेश्चंस विच आर ऑफ द एडवांस लेवल। सो इन द start of 3 to 4 months, a coaching or any test series, it might be focusing on the basic things, and once you are done with the basic things, आप intermediate level पर मूव करते हैं, और इस 3-4 मंथ के बाद जो आपका नेक्स्ट ये 8 महीना के आसपास में इसमें जाता है, और जो 3-4 मंथ बचते हैं उसमें आप एडवांस लेवल पर जाते हैं। और इस एडवांस लेवल पर आपको जो एडवांस क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स रिलेवेंट है उस पर क्वेश्चंस रहते हैं, वो करवाए जाते हैं। इन द बेसिक ओनली बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs बेस्ड रहते हैं। ये इसलिए PYQs बेस्ड रहते हैं क्योंकि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस अगर पूछ दिया है तो नेक्स्ट टाइम देयर इज वेरी लेस चांस कि उस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा। एंड ऑल्सो टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर टू वट एवर यूपीएससी इज आस्किंग, इसलिए बेसिक को PYQ लेवल पर बनाया जाता है। इसमें 10 क्वेश्चंस के रहते हैं टेस्ट सीरीज, या 20 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसे। बेसिक्स में तो मोस्टली 10 क्वेश्चंस के ही रहते हैं। व्हेन यू मूव टू द एडवांस स्टेज देन यू स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं प्रीलिम्स पर आता हूँ, ये फुल लेंथ टेस्ट की बात हो गई। फुल लेंथ टेस्ट के बाद जब प्रीलिम्स के समय में आपने टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किया है, या जो अगर मिल रहे हैं तो इस समय में आप कम से कम 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, इसके मॉक्स को आप लिखें। इसके लिए होता है कि बाय राइटिंग द मॉक्स ऑफ एटलीस्ट 2 कोचिंग्स, आपके जो डायमेंशंस होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाता है। देन पैटर्न्स, एंड यू विल ऑलवेज बी देयर विल बी ऑलवेज फ्रेश क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस, राइट। तो आप जब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे तो यू हैव टू पिकअप 2 कोचिंग्स फॉर द एनी टेस्ट सीरीज। आप 2 कोचिंग को उठाएं। उसके अलावा इसमें एक सेक्शनल होता है एंड दूसरा FLT होता है। सेक्शनल में आपको MCQ स्टैटिक पोर्शन के ही रहते हैं क्वेश्चंस। जब FLTs होंगे इसमें करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक के रहते हैं, राइट। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि 2 कोचिंग को लेने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस रहते हैं जो एक कोचिंग वाले उसको नहीं फोकस करेंगे लेकिन दूसरे कोचिंग वाले उसको फोकस करेंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक पर कैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितना तरीके से बन सकते हैं, यू विल गेटिंग टू नो दैट। सेकेंड थिंग इज पैटर्न। जब आप किसी एक कोचिंग का ही टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, उस समय में बहुत बार ऐसा होता है कि आफ्टर राइटिंग 3 to 4 टेस्ट यू विल आइडेंटिफाई हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड और हाउ द आंसर्स आर बीइंग गिवन, राइट। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम 5th और 6th टेस्ट पर पहुंचते हैं तो वी कीप इन आवर माइंड कि हाँ भाई, इसका इस तरीके से आंसर सही रहते हैं, इसके इस तरीके से गलत रहते हैं, और हम उस हिसाब से उसको मारना शुरू करते हैं जस्ट टू गेट मोर मार्क्स। लेकिन जब 2 कोचिंग का रहेगा तो जब भी आप टेस्ट दे रहे होंगे तो इट विल बी new for you, and also you should not make up your mind just seeing the name of the coaching से इस कोचिंग में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें ऐसा ट्रैप्स दिया जाता है, उसके ऐसे आंसर्स, उसका अगर 1 1 and 2 और 1 2 और 3 है, अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो इसमें यार ओनली 3 इस तरीके का कुछ भी है, या ओनली 2 ही उसके बहुत सारे आंसर्स हैं। ये सब आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा। अगर एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो 2 कोचिंग का देंगे तो एटलीस्ट यू कैन अवॉइड दैट। सिमिलरली बहुत सारे जब डायमेंशंस खुलेंगे तो उसी तरीके से आपके बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस भी आप वहाँ पर कर पा रहे होते हैं। जब सेक्शनल टेस्ट आप दे रहेंगे तो सेक्शनल टेस्ट इज जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, जस्ट टू रिवाइज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। लेकिन FLTs आर मोर इम्पॉर्टेंट। FLTs यू हैव टू गिव एटलीस्ट 20 to 25, और 20 से 25 FLT कोई भी एक सिंगल कोचिंग वाला नहीं करवा रहा होता है। तो फॉर दिस ऑल्सो यू नीड द कोचिंग ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ एटलीस्ट 2 कोचिंग। FLTs आपको लगभग 20 से 25 देने हैं।
आपको जहाँ से भी मिल जा रहा है, आप जिस भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा करके कर रहे हैं, बट एटलीस्ट मेक इट 2025। स्टैटिक में आप किसी एक कोचिंग का स्टैटिक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक इज नॉट गोइंग टू चेंज मच। जो बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं ऑफ इकोनॉमी और फॉर पॉलिटी, इवन फॉर ज्योग्राफी, वो सब चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इवन इफ़ यू आर टेकिंग इट डूइंग द सेक्शनल टेस्ट ऑफ ओनली वन कोचिंग, दैट इज मोर देन इनफ। बट फॉर एफएलटीज आपको कम से कम 20 से 25 टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए, और इस 20-25 टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आपको कम से कम 2 कोचिंग को यूज़ करना चाहिए। इसमें आपका करंट अफेयर हैंडल हो जाता है, और उस करंट अफेयर आपको ये भी मालूम चलेगा कि हाउ दैट इज़ रेलेवेंट इफ़ यू आर डिपेंडिंग ओनली ऑन द वन कोचिंग। तो ऐसा हो सकता है कि किसी टॉपिक को करंट अफेयर में उस कोचिंग वाले ने कवर नहीं किया था, देन यू विल कम्प्लीटली मिस आउट ऑन दैट टॉपिक ड्यूरिंग योर टेस्ट सीरीज। और जिसमें आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप मिस आउट होगा। अगर वो मिस आउट हुआ तो इन द एग्जामिनेशन द सम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, एंड यू वंस यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू गेट टू नो कि से वो तो करंट का क्वेश्चन था। तो करंट का क्वेश्चन था तो उसको मैंने कहाँ पढ़ा। आप किसी भी जो टेस्ट सीरीज दे रहे थे उसमें तो आपको वो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कहाँ पर पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो दीज आर द थिंग्स। अगर मैं मेंस का बात करूँ तो मेंस के टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय whenever you are taking some test series of the मेंस। सबसे पहले तो आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर रहेगा तो उसके साथ उसका मॉडल आंसर्स रहते हैं। जब उसका मॉडल आंसर्स रहते हैं तो उसके साथ आपको कंटेंट मिल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू राइट एज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, राइट। दूसरा का बात, जब आप इस मेंस टेस्ट सीरीज को लिख रहे होंगे देन यू विल लर्न किसी भी क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के डिमांड को कैसे फुलफिल करना है, ये भी आप उस टेस्ट सीरीज में सीख रहे होते हैं। थर्ड थिंग दैट यू विल बी लर्निंग इज द फ्रेमवर्क, हाउ टू राइट द आंसर। और किसी भी एक रैंडम क्वेश्चन का कैसे आंसर्स हम लिख सकते हैं वो आपको मेंस टेस्ट सीरीज के थ्रू मालूम चलता है। एंड द मोर देन दिस अ साइकोलॉजिकल थिंग जो आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि एक आपको ये बिलीफ आएगा कि यूपीएससी लेवल आंसर राइटिंग कैन बी डन। एंड दिस इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ समवन इज कुछ आप आंसर्स लिख रहे हैं और आपको अगर ये बिलीफ नहीं है कि विद दैट द क्वालिटी ऑफ दैट आंसर इज अप टू द मार्क विच यूपीएससी इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, वो आपको मेंस टेस्ट सीरीज के थ्रू ही मालूम चलता है। अगर आपने मेंस टेस्ट सीरीज सही से नहीं किया है, आपने अगर नहीं लिया है उसका, तो आपको ये कभी बिलीफ ही नहीं होगा कि से वट एवर यू आर राइटिंग वेदर यूपीएससी इज गोइंग टू गिव यू अवॉर्ड यू मार्क्स और नॉट। ये सब अगर हो जाए तो, जैसे मैं बात कर रहा था मेंस में आपको इतना ही चीज़ ध्यान में रखने हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज को अगर आप कर रहे हैं कि वेदर एनी टेस्ट सीरीज इज फुलफिलिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वेदर दे आर प्रोवाइडिंग यू सम कंटेंट फॉर एनी आंसर्स, और वेदर दैट कंटेंट इज गुड और नॉट। अगर आप लेट सपोज कि देयर इज अ कोचिंग जिसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहते हैं लेकिन उसके जो मॉडल आंसर्स हैं उसमें जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि उसके मॉडल आंसर के थ्रू आप अपने कंटेंट को क्वेश्चन कर पाएँ, अपने आप नोट्स को इम्प्रूव थोड़ा बहुत कर पाएँ और रिवीजन आप कर पाएँ। सिमिलरली यू विल बी लर्निंग थ्रू द मेंस टेस्ट सीरीज कि आपको क्वेश्चंस के डिमांड को कैसे फुलफिल करना है। यू विल बी गेटिंग टू लर्न द फ्रेमवर्क, वेयर टू इंक्लूड द डायग्राम, वेयर टू इंक्लूड द फ्लो चार्ट्स। और ये सब हो जाने के बाद यू द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड इज आपको एक बिलीफ होना चाहिए कि योर आंसर्स आर अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी, राइट। सो कमिंग बैक अगेन कि आपको टेस्ट सीरीज अगर लिए हैं तो कौन से टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को देखते हैं तो मैं दो कोचिंग का बात कर रहा था, तो उस दोनों कोचिंग का सिलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी एफएलटीज आप लें तो एफएलटीज में अबाउट 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो
जो स्टैटिक पोर्शन होता है और करंट अफेयर रहता है, यूपीएससी में 60 और 40 का लगभग रेशियो रहता है। और करंट अफेयर्स ऐसे रहते हैं जो या तो ऐसा रहेगा जिसके बारे में आपको पता होगा, और बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जिसके बारे में जीरो आइडिया। यू विल बी फीलिंग लाइक इसे ये कहाँ पर से पूछ दिया है, क्यों पूछ दिया, ये भी नहीं मालूम चलेगा। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, स्टैटिक पोर्शन में यू कैन बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि से ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, और ये क्वेश्चन सिलेबस के इस पोर्शन से है। मैंने जो अपने स्टैटिक नोट्स बनाए थे, स्टैटिक बुक्स मैंने पढ़े थे, वहाँ पर से ये क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। तो व्हाट यू कैन डू ड्यूरिंग मॉक्स और ड्यूरिंग एफएलटी, कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो वहाँ पर अगर 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस में इफ़ यू आर एबल टू गेट एटलीस्ट 50 ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट इन द ओरिजिनल एग्जामिनेशन, इन द फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसी तरीके से आपको अपने फिल्टीज पर भी डिजाइन होंगे करने, अपने फिल्टीज को भी देने होंगे, सो दैट यू कैन गेट कॉन्फिडेंट ऑफ जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, तो आपको उसमें नंबर आ रहे हैं। व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024, तो 2024 में मैं जो भी टेस्ट सीरीज ले रहा था, उसमें द रेशियो यूज्ड टू बी अबाउट 50% ऑफ स्टैटिक एंड 50% ऑफ करेंट affairs, and some of the tests were like 60% of the current affairs and 40% of the स्टैटिक पोर्शन। तो जब आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज को कर रहे होंगे, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड बी अटेम्प्टिंग वो 80 से 85 के आसपास में ही होगा, और 80 से 85 इज ऑन द लोअर साइड ऑफ एन अटेम्प्ट। इससे ज़्यादा जाते हैं 90-95 के आसपास में नॉर्मल अटेम्प्ट होते हैं। तो दिस नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको इसमें सबसे बड़ा आएगा जब आप 50-50 ऑफ करेंट एंड स्टैटिक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, या 60-40 का आप कर रहे हैं। बट इफ 60-70% ऑफ स्टैटिक थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड इन एनी एफएलटी, देन योर स्ट्रैटेजी विल इवॉल्व लाइक दैट, जहाँ पर आप 90 to 95 क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। 60-70% क्वेश्चंस को तो आप कर ही रहे होंगे, उसके बाद 25-30 क्वेश्चन इसके अलावा आप कर रहे होते हैं करेंट अफेयर से, जो भी आपको मिल रहा है, राइट। इसके अलावा अगर मेंस का आप अगर देखें, तो मेंस के आंसर राइटिंग में आप अपने कौन से स्टेज पर हैं, जैसे आप बेसिक स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पर हैं या एडवांस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट सीरीज को चूज कर सकते हैं। अगर आप बेसिक स्टेज पर ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, तो उसमें जस्ट अ मिनट, राइट, तो बेसिक स्टेज में है, तो जो इस स्टेज से शुरू करवा रहा है, तो आप उसको चूज कीजिए, वहाँ पर PYQs लिखना शुरू कीजिए। और अगर आप एडवांस स्टेज में और प्रिपरेशन में आपने 2-3 साल पहले से प्रिपरेशन कर लिया है, और उसके बाद आप आंसर्स लिखना चाह रहे हैं, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सब बहुत ही बेटर है, देन यू कैन टेक सम टेस्ट सीरीज जो 3-4 महीने के पीरियड में आपको सब चीज़ को कवर कर ले रहा है। वो बेसिक पर नहीं जा करके जो एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप वहाँ पर करवाया जा रहा है, राइट। ये सब हो जाने के बाद मेंस टेस्ट सीरीज में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी टेस्ट सीरीज ले, उसमें ये फीडबैक लूप और ये लूप कम से कम एग्जिस्ट कर रहा हो। तो दिस फीडबैक लूप शुड बी देयर इन एनी ऑफ द मेंस टेस्ट सीरीज दैट यू आर राइटिंग। सबसे पहले यू विल बी राइटिंग एन आंसर, getting it evaluated, yes, just a minute, listen, then you will be getting some feedback, right, then you will be analyzing things, and again after analyzing you should be writing things. So these two things is very important for the for your मेंस टेस्ट सीरीज। अगर ये दोनों लूप आपके टेस्ट सीरीज में मिसिंग हो रहा है, या जिस भी कोचिंग से आपने लिया है अगर उसमें ऐसा कुछ मिसिंग है, देन यू नीड टू अवॉइड टेकिंग दिस रिस्क। But again, coming to the whole thing of it, you need test series for the प्रीलिम्स कोर्स, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि इससे क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके से बन सकता है, जो यूपीएससी जनरली करता है। फॉर द मेंस यू कैन टेक अ टेस्ट सीरीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं। मैंने मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स इन माई जीएस आंसर्स। आई हैड टेकन टेस्ट सीरीज फॉर माई ऑप्शनल के लिए आप अपना टेस्ट सीरीज उसके लिए थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। फॉर द सिंगल थिंग दैट यू आर नॉट
only studying for the bachelor's course, graduation course, you are also doing the master's course in that optional. तो मास्टर्स कोर्स बहुत लोग जो नहीं किए हुए हैं उनके लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर someone to grasp as well as how to write the answers on any topic of that optional, तो आपको वो करने रहते हैं. समिंग अप दिस सेशन आई वुड से कि फाउंडेशन कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना प्रिपरेशन हो गया है, आप यूपीएससी के बारे में कितना जानते हैं, इसके सिलेबस को आप कितना डिकोड कर पाए हैं, ये डिकोड करने के बाद आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, या आपको बहुत सारे रिसोर्सेस और आपके पास कोई ऐसा गाइड करने के लिए है या नहीं है जो आपको रिसोर्सेज के बारे में बता सके व्हाट आर द पिटफॉल्स दैट समवन फॉल्स इनटू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ये सब आपको अगर बता सके. अगर ये सब नहीं मिल रही है देन यू नीड टू गो फॉर द फाउंडेशन कोर्सेज, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे रहा होता है, आपकी टाइम को बचत रहता है करते हुए, आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल है ये सब के बारे में बताते रहता है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो गिविंग यू अ साइकोलॉजिकल होप दैट यूपीएससी कैन बी क्लियर्ड. टेस्ट सीरीज इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो भी आपने फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया है, उसका क्या इवेलुएशन, उस सब चीज़ का इवेलुएशन यू कैन डू वाया द टेस्ट सीरीज ओनली. So this would be all about this session. I had talked about the foundation course as well as the test series. I will see you in the next class.